A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता का दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं. ओके, पहले लेक्चर संकुलन क्षमता के पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है संकुलन क्षमता को, जिसको पी से दिखाते हैं, है ना. उसके बाद हम लोग ने निकाला कि एससीसी में कितना परसेंट आता है. तो हम लोग ने देखा कि एससीसी में कितना आया 52.3%, है ना. फिर उसके साथ साथ हम लोग ने रिक्तिका भी उसका निकाल लिया था. देखो उसमें निकालने का प्रोसेस क्या था. सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि अवयव कण को एक दूसरे से सटा कर रखते थे और ए और आर में संबंध निकालते थे. ओके, एकदम क्लियर है. फिर उसके बाद अवयव कण का आयतन निकालते थे, है ना. और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे, एकक कोष्टिका का आयतन, और दोनों का आयतन निकाल कर करके और जो संबंध निकाले थे ए और आर में उसमें पुट कर देते थे. और पुट करने के बाद जो है हम लोग फॉर्मूला पे रख करके फाइनल आंसर प्रतिशत में निकालते थे. ओके, तो सारा प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगा. थोड़ा सा ये लेंदी जाता है ना. तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखना है. तो चलिए शुरू करते हैं, है ना. तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा है एफसीसी में संकुलन क्षमता. देखो एफसीसी में संकुलन क्षमता में ए और आर में जो संबंध है वो थोड़ा ध्यान से समझना. ओके, देखो क्या करते हैं हम लोग. सबसे पहले तो एक घन बनाते हैं, मालूम है सब लोगों को. चलिए, वेरी गुड, है ना. अगर किसी को ये पहला लेक्चर कोई देख रहे हैं ये, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और आप इसके पिछला सारा लेक्चर को पहले देख लें, फिर आप ये लेक्चर को देखें तो अच्छे से आपको समझ में आएगा. ओके, ये हमने आपके सामने एक घन बना दिया. अब घन के बाद अवयव कण कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए सोचते हैं अवयव कण कहाँ कहाँ होता है. तो हम लोग जानते हैं कि अवयव कण एफसीसी में प्रत्येक कोने पर होता है और उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर होता है. ओके, तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रत्येक कोना, ये एक कोना है, ये एक कोना है, ये भी कोना है ना. लेकिन ये दोनों हम इसलिए कंसीडर करेंगे तो क्योंकि ये साफ साफ आपको दिख रहा है. ओके, और इसके बाद जो है हाँ, तो अवयव कण कहाँ कहाँ होता है, कोने पर और उसके केंद्र पर, है ना, फलक के केंद्र पर. देखो इस प्रकार से रखना है कि एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए, टच कर लेना चाहिए, है ना. और टच कर लेगा उसके बाद हम लोग ए और आर में संबंध निकाल लेंगे. तो ध्यान देना, यहाँ पर अवयव कण होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा. तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक दूसरे को टच करना चाहिए. ओके, ध्यान देना, यहाँ पर फलक के केंद्र वाले अवयव कण को लिखा, थोड़ा सा और छोटा इसको बनाए हम लोग. ठीक है, उसके बाद कोना वाला हो गया और इस तरफ भी कोना वाला हो गया. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम एक लाइन मिलाएं तो ये इस तरीके से जाकर के इसमें मिल जाएगा. देखो तो ये त्रिज्या है, ठीक है. इसमें कितने त्रिज्या आ जाएंगे, 2 त्रिज्या और इसके यहां पर 1 त्रिज्या. ठीक है, ध्यान देना, अगर हम बात करें सिर्फ ये वाला रेखा यहां पर, तो देखो तो ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है ना. तो त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी में बहुत आसान है, थोड़ा सा सिर्फ बड़ा होगा लेकिन आसान होगा बहुत. त्रिभुज एबीसी में देखो तो यहां पर अगर हम लोग बात करें ये एक्चुअल में कैसा है, अगर हम बात करें, आपको क्यूब दिखाएं, ओके, ध्यान देना, ये हमारे पास क्यूब है और ये जो क्यूब अगर देखा जाए तो देखो ये इस तरीके से है ना. अब यहां पर हम लोग ने क्या किया है कि बीच में देखो, देखना, यहां बीच में एक अवयव कण बनाए, एक इसके किनारे में और एक इसके किनारे में. देखो तो ये तिरछा लाइन आ रहा है ना. तो क्या ये तिरछा लाइन एक कर्ण की तरह बिहेव करेगा, और ये तिरछा लाइन कौन है, बीसी. तो बीसी कर्ण हो जाएगा और ये इसको अगर लंब मान लेते हैं तो ये आधार, या इसको लंब मान लेते हैं तो ये आधार. तो इनमें से कोई एक लंब हो जाएगा, कोई एक आधार हो जाएगा. आप पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि h इज इक्वल टू √p² प्लस b² फॉर्मूला होता है. ओके, h कौन है तो BC है, CB लिख दें या BC आप लिख सकते हो. P इन दोनों में से किसी को P मान लीजिए, चलिए हम AC को P मान लेते हैं.
तो ये हमारा लंब हो गया और ए बी आधार हो गया। अब लंब जो है इसको भी मान सकते हो, मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो BC अपने जगह पर है और यहाँ पर अगर हम लोग रखें तो बताओ इसके जगह पर क्या रखा सकता है, तो बताओ तो ये घन का क्या है, तो घन का ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है ना, तो हमको सिर्फ ये दोनों से मतलब है, तो घन का ये दोनों भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो बताओ a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। BC अपने जगह पर रहेगा, यहाँ पर a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट लगा देंगे हम लोग। तो बताइए BC अपनी जगह पर है, a स्क्वायर है, रूट है, तो बताइए रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आ गया लेकिन √2 अंदर रह जाएगा। एकदम क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, BC के जगह पे हम क्या लिखेंगे वो देखना। BC जो आप देख रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, BC में क्या है, अगर इसको R के टर्म में लिखा जाए तो R R R R, तो क्या BC के जगह पे 4R लिखा जा सकता है, BC के जगह पे 4R। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि A और R में संबंध निकालना है। ओके, और a√2। ठीक है, अब बताइए 4R अपॉन √2 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 4R अपॉन √2, ये हमारा a बराबर फॉर्मूला आ गया। ओके, क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4R अपॉन √2। अब जहां पर a मिलेगा हम लोग ये पुट कर लेंगे। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारे पास देखो, ये समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगला वाला जो BCC है वो इससे रिलेटेड होगा। जब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तब BCC समझ में आएगा। BCC काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। ये क्या है, एक घन की तरह है, तो घन के ये ऊपर वाला भाग है, ध्यान देना, ये वाला लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ऊपर वाला ये लाइन है, ये वाला ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि बीच में एक अवयव कण बनाया, एक किनारे में अवयव कण, एक किनारे में, तीनों को सटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे R R R R, ये इसका त्रिज्या है, इसमें 2 त्रिज्या आएगा, इसमें 1 त्रिज्या आएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि CB अगर निकालेंगे हम लोग तो एक त्रिभुज की तरह यहाँ पे बन रहा है, मतलब ऐसा बना, देखो ये ऊपर फिर इधर है ना, एक त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल। तो ये जब ये त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग त्रिभुज ABC में कर लिए, H बराबर निकाल दिए, फॉर्मूला होता है, और AC बराबर A, AB बराबर A, चूंकि दोनों भुजा है, A स्क्वायर कैलकुलेशन वगैरह किए तो हम लोग इतना आ गया, BC इज इक्वल टू a√2। अब BC की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो BC की जगह पे ध्यान दीजिए, BC की जगह 4R रखें। अब 4R कैसे रखें, तो R R R R, तो 4R हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, तो 4R रख दिए, तो फाइनली A बराबर 4R अपॉन √2 हो गया। ये हमारा A और R में रिलेशन अभी आया है। अब फिर हम लोग फॉर्मूला रख करके बनाएंगे जिसमें हम लोग को आयतन की जरूरत पड़ती है। ओके, यहां तक नोट कीजिए। चलिए ध्यान देना, तो A इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला है, A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2। इसको साइड में लिख के हमने छोड़ दिया, अभी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हो अवयव कण का आयतन निकाला जाता है ना, अवयव कण का आयतन। तो अवयव कण का आयतन निकालने के लिए क्या होगा, बोलो 4/3 πr³ मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो 4 से। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि FCC में परमाणु की संख्या 4 होती है, अवयव कण माने परमाणु की संख्या। अब जब हम आयतन निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 ऐसा अवयव कण होता है, तो 4 से गुना तो करना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग ने पिछले वाले में 1 से गुना किया था, यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा चूंकि FCC है ना। तो यहाँ पे आपका 16/3 πr³ आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताइए क्या लिखते हैं हम लोग, एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन बताइए क्या हो जाएगा, तो होता है a³, सब लोग जानते हैं, है ना। देखो तो a बराबर क्या है, 4R अपॉन √2 का होल क्यूब। अब बताइए हमको, 4 का 4 चौके 16 चौके 64, है ना, 64 हो जाएगा। R का R³ और √2 का, ध्यान देना 3 बार गुना होगा ना, तो √2 गुने √2 फिर √2, तो √2 हो जाएगा 2 और √2, है ना। तो फाइनली 2√2 आने वाला है, इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है हम लोग किसका फॉर्मूला है, संकुलन क्षमता का। इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। PE% हमारे पास क्या है, तो अवयव कण का आयतन। अवयव कण का आयतन अभी हम लोग ने क्या निकाला था, 16/3 πr³। ओके, और नीचे में हम लोग क्या रखेंगे बताइए, तो एकक कोष्टिका का आयतन। और एकक कोष्टिका का आयतन अगर हम लोग बात करें तो एकक कोष्टिका का आयतन हो जाएगा 64r³/2√2। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 100 से। तो वो कैंसिल क्या होने वाला है, तो कैंसिल होने वाला जो है उसको देख लिया जाए क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना। 16 चौके 64, 4 बार में गया, ठीक है। 2 से काट दिया 2 मरतबा में, एकदम क्लियर है। r³, चलो और क्या, 2 से 50 है ना, बचा क्या 3.14 पाई का वैल्यू अपॉन 3 और क्या है इंटू 50। और देखो तो और कुछ तो है नहीं, अब नीचे वाला जाएगा तो पलट जाएगा, √2 ऊपर है ना, ठीक है। और क्या है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये टोटल हमारा वैल्यू बचा है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे है ना, तो 3.14 इंटू 50 इंटू √2 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.414 है ना, एंड अपॉन 3। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर 3 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड दें, फिर डिवाइड दे करके देखें क्या आ रहा है। ओके, कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड दे दिए। तो आपको डिवाइड देने के बाद अप्रोक्स 73.99 करके आएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 74। अब बताओ किस में लिखते हैं, परसेंट में लिखते हैं है ना। अब बताओ इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, रिक्तियां निकालेंगे है ना। तो रिक्तियां थोड़ा बताइए, रिक्तियां क्या होगा, 100 में से 74 को माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारा 26% आ जाएगा। तो पता ये चला कि एफसीसी में संकुलन क्षमता कितना आया, 74% है ना, और एफसीसी में रिक्तियां कितना आया, तो 26%। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस यहीं तक है ना, इसको ध्यान से आपको पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ का ज़रूरत आपको बीसीसी में भी पढ़ने वाला है और ईसीसी में भी पढ़ने वाला है। इसको ध्यान से बढ़िया से पढ़िएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और आगे का जो लेक्चर है आपको तब समझ में आएगा जब ये आप अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।